वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम बैक एवरीवन। तो स्टार्ट करें दोबारा। सब बच्चे आ गए तो वी कैन स्टार्ट अगेन। हर्षिता ओके, बाकी लोग भी आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 26, 28। छब्बीस, 28। सब लोग आ गए? एवरीवन इज बैक नाउ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या था? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो था हमारा वो था कि ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस, सॉरी डेंसिटी रो, आर लिखा है गलती से लेकिन डेंसिटी रो होगा। डेंसिटी रो है, रेडियस आर है, सरफेस टेंशन एस है और ये ऑसिलेट कर रही है टाइम पीरियड टी। तो हमें बताना है कि टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा। टी स्क्वायर माने रो की टर्म में, आर क्यूब की टर्म में, सिग्मा की टर्म में क्या डायमेंशन होगा टाइम पीरियड का। तो टी स्क्वायर का डायमेंशन हम बराबर कर देते हैं, इक्वल टू रो की पावर ए, आर की पावर बी और एस की पावर सी। रो है आपकी डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एल की पावर -3। रेडियस आपकी डिस्टेंस है तो एल हो जाएगा। सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट लेंथ, तो एम एल टी -2 डिवाइड बाई एल, तो एम टी -2 बचेगा। मैं आई थिंक एल तो 0 हो जाएगा, पावर सी। और टी स्क्वायर की डायमेंशन जो है वो टी स्क्वायर ही आ जाएगी यहां पे। ठीक है, दोनों तरफ मैं इक्वेट कर रहा हूं टी स्क्वायर। अब मैं इक्वेट कर रहा हूं, एम की पावर यहां 0 है तो 0 इक्वल टू ए प्लस सी, ए प्लस सी। एल की पावर यहां पे 0 है इक्वल टू 3a प्लस बी, और टी की पावर जो है 2 है, और यहां पे है, यहां तो 0 है, इसमें भी नहीं है, उसमें है जाके, है ना, इसमें जाके है टी की पावर, तो सीधा यहां तो है नहीं दोनों जगह। तो a प्लस सी आपका हो गया जो m की पावर इक्वेट करके 0, ये हो गया 0 और ये हो गया ये। ठीक है, यहां से पहले c निकाल लेता हूं मैं, तो c आ गया मेरा। c कितना आ जाएगा यहां से? -1 आ जाएगा आई थिंक, -1। ठीक, इसको पुट कर देता हूं यहां पे, तो a आ जाएगा हमारा -c विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि c -1 है तो a हमारा 1 हो गया। यहां से अब b हमारा जो है वो 3a के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a हमारा आ गया 1, तो b आ गया 3, तो b हमारा आ गया b इक्वल टू 3।
तो ए हमारा आ गया 1, सी आ गया -1 और बी आ गया 3। तो ये जो बन गया आपका बन गया रो की पावर 1, बी था हमारा आर की पावर बी कितना आ गया 3 और एस की पावर -1। तो टी स्क्वायर शुड बी रो आर क्यूब अपॉन में एस या सिग्मा। ठीक है, यहां पे उन्होंने एस लिखा है फिर उसे सिग्मा लिख दिया। सिग्मा एस सेम होता है, कई बार सिग्मा भी लिखते हैं एस भी लिखते हैं। तो ये आपका हो गया रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय एस। तो यानी कि आंसर नंबर आपका आ गया ए। ठीक है, सिग्मा कैसे हुआ? एक्चुअली क्या होता है बेटा ना, इसके सरफेस टेंशन की ना ये सिंबल है, तो इसमें एक्चुअली मैंने बताया नहीं था आपको, लेकिन सिग्मा जो होता है और सरफेस टेंशन को एस भी लिखते हैं, सिग्मा भी लिखते हैं और कई जगह पे टी भी लिखा रहता है। तो ये सेम सब जो है सेम है, तो चाहे सिग्मा लिख लो, चाहे एस लिख लो, चाहे टी लिख लो। ठीक है, आपको पता है वैसे भी आंसर जो है एस की टर्म में आना चाहिए था, तो एस अगर गायब हो गया तो यार सिग्मा हो जाएगा उसकी जगह पे। तो ये सेम है, सिग्मा एस टी सरफेस टेंशन है सारे। ठीक है, हाँ एस और सिग्मा सेम है, एस और सिग्मा और टी भी सेम है। यहां तो खैर टी जो है टाइम पीरियड के लिए यूज किया है, लेकिन कई बार टी भी लिख देते हैं सरफेस टेंशन को, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे अभी लिक्विड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे आप बार बार यूज होगा ये सिग्मा एस टी, है ना। कई जगह पे सरफेस एनर्जी भी यूज कर लेते हैं उसे एस की जगह पे, तो अलग अलग जगह पे है भी, देखोगे आप आगे जाके। तो आइए मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, ये सेम है बस इतना याद रखो। तो आंसर आपका आ गया यहां से। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25 हम कर चुके थे, 26 था ये, 26 भी डन हो गया हमारा, 26 भी डन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। 28 कह रहा है कि दो वेक्टर दिए मैं आपको, उनका रिजल्टेंट में क्या वेक्टर ऐड करूं। दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 5j माइनस के, ये तो ए वेक्टर है, और बी वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस के। डिटरमाइन द वेक्टर विच वैन एडेड टू रिजल्टेंट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 5i प्लस जे और -2k हो जाएगा। ये 3 और 2 5 और एक आएगा यहाँ पे -2। इनका जो रिजल्टेंट है वो कह रहा है मैं रिजल्टेंट में क्या ऐड करूं, क्या ऐड करूं, ये सी वेक्टर क्या हो, सो दैट इट गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, सो दैट यू गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। यानी कि वाई डायरेक्शन में वेक्टर क्या होता है जे, लेकिन क्या है -j डायरेक्शन, माने -y डायरेक्शन में -j। तो मैं सी क्या ऐड करूं ताकि मेरा -j आ जाए। सॉल्व कर लोगे आप, सॉल्व कर लोगे, आर वेक्टर आपको पता है और इनका सम ये आना चाहिए। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। ठीक है, सरफराज क्या बोल रहे हो, रो का साइन था, रो का साइन था सिग्मा। नहीं, वो आप गलत याद कर रहे हो, वो जो है ना एक्चुअली आप जो है वहां जा रहे हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, आप वहां पे जा रहे हो, है ना, वो नहीं है ये। आप इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, इस वाले क्वेश्चन की आप कह रहे हो कि ये सिग्मा जो है रो की जगह पे आता है, नहीं आएगा क्योंकि उसमें देखो ऑप्शन देखो ना, अगर आप ऑप्शन देखोगे उसमें रो दे रखा है ऑप्शन में, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो उसमें कैसे दे रखा है, रो आर क्यूब बाय एस दे रखा है ऑप्शन में, ये सिग्मा दे रखा है, तो रो दो बार नहीं हो सकता ना, अगर यहां भी रो है तो ये रो नहीं हो सकता फिर, तो ये रो का तो नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे हमें अलग करना पड़ेगा। आपको जो ध्यान आ रहा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी ध्यान आ रहा है, सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होती थी, वो अलग चीज है, यहां पे ये अलग चीज है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला आप निकाल लोगे, ये तो क्लियर था, ये वाला आप निकाल लोगे सब लोग। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 28 था, 28 आई थिंक इसका डाउट था 28, उसको क्लियर हो गया होगा ये कि हाउ टू फाइंड द दिस थिंग। ओके,
शिवानी कह रही है बफर हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों का नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से बाकी लोगों को ठीक आ रहा है सिग्नल। नहीं, आंसर भी ठीक है हरीश, आंसर गलत थोड़ी देर का है, आंसर सही तो आ रहा है हमारा। आपका 20, इसका पूछो 28 का, 28 का निकाल लो। 28 का अगर देखोगे तो क्या आएगा, 5i प्लस जे माइनस 2k इक्वल टू, सॉरी प्लस सी आपको निकालना है, इक्वल टू माइनस जे, सी आपका हो गया माइनस जे, और ये यहां जाके हो जाएगा माइनस 5i, ये हो जाएगा माइनस जे, और ये हो जाएगा प्लस 2k। तो ये कुल मिला के बन गया माइनस 5i माइनस, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, इरेज कर लेते हैं, इरेजर है ना हमारे पास, इरेजर का यूज कर लेते हैं। तो माइनस 5i हो गया था ये, और ये माइनस का 2j हो जाएंगे, और प्लस का 2k हो जाएगा। तो माइनस 5i माइनस 2j और प्लस 2k, सही तो आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, 28वां भी। आंसर इज ए आंसर है आपका, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 28। ओके, हाँ नो बफर, बाकी लोगों का बफर नहीं है। शिवानी एक बार अपना नेट चेक कर लो, कई बार हो सकता है कि आपके यहां से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है नेट पे, एक बार चेक कर लो। इन मीन टाइम आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, क्या 30 है मेरे ख्याल से, 30। तो आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30 30 क्वेश्चन क्या है, अभी देखो थोड़ा इसको देख लो। ए और बी जो इंक्लाइन है, टू वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एंड हैव रिजल्टेंट आर विच मेक एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, और इसका जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ डायरेक्शन ऑफ ए और बी, डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड देन रिजल्टेंट विल हैव द सेम। अगर मैं ए और बी की डायरेक्शन को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज करने का मतलब, इंटरचेंज मैंने बी, ए की डायरेक्शन इधर को थी और बी की इधर को थी, तो मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर लूं, बी की कर दूं इधर को और ए की कर दूं इधर को। हालांकि ए वेक्टर नहीं रहेगा कुछ, है ना, लेकिन मैं इधर को मान लेता हूं कि ए वेक्टर है, ए डैश मान लेता हूं, बी डैश, रिजल्टेंट हमारा ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। तो कह रहा है रिजल्टेंट का क्या सेम रहेगा, रिजल्टेंट का क्या सेम रहेगा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ए को मैं ले जाऊं इधर और बी को ले जाऊं इधर, इंटरचेंज कर दूं, तो रिजल्टेंट का क्या सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कि दोनों सेम रहेगा या कुछ भी नहीं रहेगा। यस, सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसमें देखो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत थी नहीं, यहां पे आपने किया क्या, बस फिगर को घुमा दिया आपने ना, तो ए को इधर लिया है, बी को इधर लिया है, अब क्या हो जाएगा, ये एंगल तो दोनों के बीच का सेम ही रहेगा, जो ए डैश है और बी डैश है एंगल तो सेम रहेगा उनके बीच का, थीटा जो पहले था, क्योंकि आपने केवल इसको उठा के यहां ले गए, इसको यहां ले गए, तो एंगल ये थीटा तो सेम रहेगा। अब क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो इस केस में भी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएगा, उस केस में भी वही आएगा, क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है और एंगल भी सेम है दोनों के बीच का, तो दोनों केस में जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो आंसर विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। भाई फिगर आप ऐसे घुमा लो ना, मान लो ये ऐसे है, तो अब आर किधर को हो जाएगा, आर इधर को हो जाएगा, अब ये इसके साथ अल्फा बाय 2 एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा, सॉरी, जैसे ए यहां पे था ना आपका,
तो ये अल्फा एंगल बनाना था आर इसके साथ, है ना। तो अब ये ए डैश के साथ अल्फा एंगल बनाएगा। आपने केवल फिगर को घुमा दिया ना, पहले फिगर ऐसे था, आपने घुमा के कुछ ऐसे कर दिया, तो आर तो उधर को बनेगा, आर तो जो उसके बीच में बनेगा, और ए के साथ एंगल उसका सेम रहेगा, चाहे आप ए को यहां लिख लो चाहे आप यहां लिख लो। अगर यहां ए को लिखोगे अल्फा एंगल यहां से बनाएगा, आप यहां पे ए लिखोगे तो अल्फा एंगल यहां से बनाएगा, है ना। एंगल विल रिमेन सेम, ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है ना, बी कॉस थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, वो सब लगाओगे तो उससे आ जाएगा, है ना, उससे भी सेम आएगा। अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। तो फिगर जो है क्योंकि सिमेट्रिक है, ये मान लो ऐसे मान लो यार, ये 3 न्यूटन का फोर्स है, ये 5 न्यूटन का फोर्स है, और ये एंगल यहां से रिजल्टेंट जो है बना रहा है, कुछ मान लो, कुछ भी बना रहा है, थीटा मान लो। अब आपने 3 न्यूटन का यहां कर दिया, अब 5 का यहां कर दिया, अब क्या होगा, अब यहां थीटा बनाने लग जाएगा। आपने उठा के यहां से यहां रख दिया ना, तो एंगल विल रिमेन सेम, है ना, अल्फा रहेगा। वैसे यहाँ पे अल्फा लिखा था उन्होंने, तो ये अल्फा जो है हमारा सेम आएगा दोनों केस में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? इसमें कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा बस सोचना था। ये सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 कि मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करोगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, एंगल आपका बस थोड़ा सा उधर से बनने लगेगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी। तो आर वेक्टर जो पहले इधर को था, अब वो थोड़ा सा इधर को चला जाएगा, ऊपर की तरफ को, है ना, जो पहले इधर को था अब वो ऊपर को चला जाएगा थोड़ा सा। तो डायरेक्शन विल चेंज बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। 29 तो लिखवाया नहीं आप लोगों ने, बाकी लोगों को क्लियर है सब? 30 हो गया हमारा, तो बाकी लोगों को क्लियर हो गया? राइट राइट, ठीक है। 29 भी देख लेते हैं। अब ये पूछ रहे हैं, रनी देवी पूछ रही है 29 बता दो, तो एक बार देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक यूनिट वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, उसको हम लिख रहे हैं 0.5i प्लस 0.8j प्लस ck, और ये वेक्टर कैसा है, यूनिट। ये वेक्टर है यूनिट, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। मान लो ये वेक्टर r है, r का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, ऐसे वेक्टर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ऐसा जो वेक्टर होता है उसके तीनों जो कंपोनेंट होते हैं i j k, उन तीनों का स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए। अगर केवल i j होता तो हम केवल i j का स्क्वायर ऐड करते, यहां पे k कंपोनेंट भी है तो हमने k को भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर तो हट जाएगा यहाँ से, वहां पे स्क्वायर होके 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस 0.69 प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर आपका आ गया 1 माइनस, सॉरी ये 4 होगा, 64 होते हैं ना, 1 माइनस कितना हो गया 64 और 25, तो ये हो गया 74 84 89, तो ये हो गया 0.11 सी स्क्वायर, और सी आपका हो गया रूट ऑफ 0.11, विच इज योर आंसर नंबर बी। ओके, क्लियर है? ये रैनी देवी ने पूछा था क्वेश्चन, क्लियर? क्वेश्चन नंबर दिस वाज 29, इज इट क्लियर? रैनी देवी ने पूछा था, रैनी ने पूछा था, क्लियर है? 29, फिर हम मूव कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। हम मूव कर रहे हैं अब 37, 5 क्वेश्चन बाकी हैं, 37 में फटाफट मूव कर लेते हैं, फटाफट से 37 पे मूव करते हैं। सब लोग अपनी एनर्जी बढ़ाओ, फटाफट चलो। 3 फोर्सेज स्टार्टिंग एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v। 3 फोर्सेज, 39 क्वेश्चन है भाई ये। 3 फोर्सेज स्टार्टेड साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v। These forces are represented by 3 sides of the triangle। 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और एक फोर्स ये है।
ये तीनों फोर्स एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं और इन तीनों को हम थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल विद नाउ मूव विद, अब पार्टिकल जो है इसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी। तो इसमें हमें क्या पता करना है, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी। अब तीन फोर्स है तो फोर्स से क्या होता है, एक्सेलेरेशन आता है, जो भी यहां पे एफ नेट आएगा मास इंटू एक्सेलेरेशन होगा। अब यहां पे एफ नेट कितना आएगा, इन तीनों फोर्सों को जब मैं जोड़ूंगा तो तीनों का नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, एक फोर्स ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, हाँ जीरो आएगा, ऑब्वियसली जीरो आएगा, क्योंकि तीन फोर्सेज है ना, तीनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों का तीनों का सम आएगा। तो आप यहां से यहां गए, मान लो यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, तो नेट कितना आ गया, जीरो। तो अगर तीन वेक्टर आपके ऐसे कुछ दिए होंगे तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो। अगर उन तीनों को आप एक ट्रायंगल बना सकते हो क्लोज करके पूरा, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो। ठीक है, तीन होते मान लो, चार होते ऐसे होते चार, एक दो तीन चार, तब भी जीरो आता। पांच होते तब भी जीरो आता। अगर आप क्लोज घूम के वापस आ गए ना अपनी जगह पे, क्लोज आपने एक फिगर बना लिया, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां पे नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। तो ए भी हमारा कितना हो गया, जीरो। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट्स द आंसर। हाँ, ऑर्डर फॉलो कर रहा है बिल्कुल, इसमें ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना। हमने यहाँ पे ट्रायंगल लॉ नहीं लगाया, ट्रायंगल लॉ देखो, ट्रायंगल लॉ आप इसमें कंफ्यूज हो। ट्रायंगल लॉ बोलता है कि अगर यहां से यहां गए और यहां से यहां गए तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इसके बराबर है, ट्रायंगल लॉ ये बोलता है। और अभी आप क्या बोल रहे हो कि आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, फिर यहां से वापस आ गए, तो नेट रिजल्टेंट इज जीरो। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ इसमें फर्क है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखेंगे सब लोग। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 39। आई थिंक दिस इज क्लियर कि इन एनी केसेस, ये केस भी आ चुके हैं पेपर में, ये वाले केस भी आ चुके हैं, रिजल्टेंट विल बी जीरो। ठीक है, चार क्वेश्चन बाकी हैं, चार क्वेश्चन देखिए कौन से बाकी हैं। 40, अच्छा 37 भी बाकी था, 37 कर लेते हैं पहले। थर्टी सेवन क्या है, 37 ये सेम है क्या, अभी क्या किया था, 39 किया था, 39, अच्छा 37 किया था, दैट वाज 37 आई थिंक ना, जो हमने अभी किया था 37 था, ये वाला ये 37 था। अब हमें 39 कर लेना है ना, अब करते हैं 39। 39 क्या हुई, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल 150 इज 10। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, तो ये जानबूझ के मैंने डाला था आपको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एंगल 150 इज 10। एक फोर्स मान लो ए है और एक बी है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, एंगल कितना है दोनों के बीच का, 150, और रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 10। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस, ये किसी एक फोर्स के परपेंडिकुलर है, किसी एक के ही मान लो ये ए है और ये बी है, एंगल इनका 150 है, ऑब्वियसली ऐसा बड़ा एंगल बनेगा, रिजल्टेंट कितना आ रहा है, ऐसे आ रहा है रिजल्टेंट, परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस। तो मान लो ये ए है, तो ये एंगल आपका 90 है। ठीक है, तो द अदर फोर्सेस इज, कह रहा है अदर फोर्स जिसके परपेंडिकुलर है, तो ए मान लिया आपने, तो बी कितना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन, हाँ वो 20, यस 37 था, 39 कर रहे हैं। तो मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं एक बार। ए और बी हैं दो फोर्सेस, इनके बीच का एंगल 150 है और रिजल्टेंट 10 है, और ये कहा है कि ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एक फोर्सेस के या वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो जो अदर वेक्टर है या फोर्स है वो कितना है, बी कितना है। ठीक है, अच्छा कितने बच्चों ने सही किया था ये पहले बताऊं, ये तो कितने बच्चों ने पेपर में सही किया था क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रह गया था क्लास में,
तो मैंने पेपर में डाल दिया। कितने लोगों का सही था? मनी वर्मा, फरीन, फरीन का डाउट है, दीपांशु ठीक थे, श्रवण रॉन्ग। गलत आया था निखिल, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। केवल एक दो बच्चे मुझे दिख रहे हैं अभी तक जो सही करके आए हैं। सुब्रो विश्वास वाज करेक्ट, गुड। गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, गलत भी हो गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। गलत हो सकता था ये क्वेश्चन, है ना, गलत भी हो सकता था। ठीक है, चलो देखते हैं इसको क्या करेंगे। तो देखो क्या करेंगे इसमें, रिजल्टेंट 10 है और ये एंगल 90 है और हमें क्या चाहिए, पी चाहिए। तो हम पे दो फॉर्मूले हैं, एक तो रिजल्टेंट का है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एक तो वो फॉर्मूला है, उससे कर सकते हो, है ना। अदरवाइज दूसरा और एक और फॉर्मूला क्या कौन सा है, टेन अल्फा वाला फॉर्मूला है, टेन अल्फा इक्वल टू, वो लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं जो है दो लगा सकता हूं, तो लेट अस सी कि उससे मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और अदरवाइज आप फिगर में भी थोड़ा सा अगर छेड़ा खानी करोगे, 90 डिग्री है ये, टोटल 150 है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप ट्राइंगल कंप्लीट करोगे कुछ तो कुछ कुछ बन जाएगा वहां से भी, है ना, कुछ कुछ वहां से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं वो ट्राई नहीं कर रहा, मैं सीधा डायरेक्ट जो है ट्राई कर रहा हूं टेन अल्फा वाला। टेन अल्फा क्या होता है मेरा, यहाँ पे जो एंगल है मेरा ए के साथ बना रहा है 90, तो टेन अल्फा जो है यहाँ पे 1090 हो जाएगा एक्चुअली। तो जब मैं ए के साथ एंगल लेता हूं तो क्या लिखता हूं, बी कॉस थीटा, तो मैं लिखता हूं बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, सॉरी बी साइन थीटा है यहाँ पे, ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे आता है ना। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये 1090 है, 1090 क्या होता है हमारा 1/0 होता है। एक तरीका तो ये है हमारा, ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो 0 हो जाएगा बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन तो ये बन गई। एक हमारी बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 150 इक्वल टू आर, है ना, आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर हमारा 10 दिया हुआ है यहाँ पे। दो इक्वेशन बन गई आपके पास। यहां से आपको क्या चाहिए, बी चाहिए, तो ए की वैल्यू निकाल लो, यहां पुट कर दो ए की जगह पे, तो आपका बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ये तरीका भी आपका हो सकता है। अदरवाइज अगर आप इस ट्राइंगल से बनाने की कोशिश करोगे, ट्राइंगल से ऐसा बनेगा कि ये बी इधर को है आपका और रिजल्टेंट इधर को है, ये एंगल आपका है 60 और ये एंगल है, ये है आपका बी। इन दोनों का जो है आपको ये पता है ना, दोनों ये परपेंडिकुलर हुआ है यहाँ पे, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना, tan 60 या क्या आएगा साइन कॉस जो भी 60 आएगा, क्या पता है आपको, हाइपोटेन्यूज पता है यहाँ पे और ये पता है ना, इससे आप लगा के इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है आपको, तो उससे भी आप cos 60 लगा के कर सकते हो, cos 60 लगा दोगे यहाँ पे, उससे भी आंसर आ सकता है। तो यू कैन ट्राई बाय बोथ द वेज, तो उससे एक बार देखिएगा कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, उससे एक बार ट्राई करिएगा हमारा आंसर क्या आ रहा है। दो तरीके आपके पास, दोनों से आप कर सकते हो, दोनों से आप कर सकते हो, है ना। इस ट्राइंगल में क्या बनेगा, इस ट्राइंगल अगर आप बनाना चाहोगे तो ये आपका बनेगा b cos 60, b cos 60 इक्वल टू r, तो cos 60 होगा sin 30 1/2 होता है, तो b आपका हो जाएगा 2r, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 2 यहाँ जाकर ट्वाइस हो जाएगा,
2r हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 विच इज 20। तो 20 आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से इसका। आप लोग क्या बोल रहे हो? कुछ लोग पूछ रहे हैं tan 90 इक्वल टू a sin थीटा प्लस b प्लस a cos थीटा। tan 90 इक्वल टू, नहीं, शिवानी लिख रही है कि a sin थीटा। a sin थीटा नहीं होगा बेटा, b होगा, क्योंकि b के साथ हम जिसके साथ एंगल बनता है, हमने एंगल 90 किसके साथ लिया है? a के साथ लिया है। एंगल 90 हमने a के साथ लिया हुआ है रिजल्टेंट का, तो यहाँ पे a जो है यहाँ पे आएगा, यहां नहीं आ सकता ये। शिवानी व्हाट यू आर राइटिंग इज नॉट करेक्ट, इसको ऐसे करना पड़ेगा। दीपांशु कह रहे हैं cos 60, यस करेक्ट, cos 60 लगा सकते थे। प्रशांत राइट। मनी लेट फोर्स ए बी आर रिजल्टेंट इन परपेंडिकुलर टू, एक नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ। लेट फोर्सेज आर ए एंड बी, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, आर इज परपेंडिकुलर टू ए cos थीटा इक्वल टू 60, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू दिस दिस दिस। हाँ, तो ये भी कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग, अच्छा याशा पूछ रही हैं, हाँ शिवानी आप कंफ्यूजन क्लियर हो गया? अब क्लियर है कंफ्यूजन? याशा पूछ रही है कि हम a cos 60 को 10 कर सकते थे। हाँ, हमने a cos 60 को 10, a cos 60 को 10 इस फिगर में तो नहीं कर सकते। अगर हमने a उसको माना है मान लो और b इसको माना है तो कर सकते हो। इस फिगर में तो a cos 60 10 के बराबर नहीं है ना, क्योंकि a तो अलग ही फिगर बन रहा है आपका, a तो यहां कहीं है। तो याशा आई थिंक दिस वी कैन नॉट डू एज आई अंडरस्टैंड, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि हम ये तो नहीं कर सकते, a cos 60 नहीं कर सकते। मनी आंसर सही है, ओके ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक थी कि मैंने जानबूझ के डाला था, तो आप ट्राई करना, इससे भी ट्राई करना और उससे भी ट्राई करना, यू शुड गेट द आंसर। शिवानी को क्लियर हो गया है, राइट। 39 के बाद क्या बचा? 37 हो गया, ये हो गया। अब बचे 3 क्वेश्चन, 40, 42, 44। 40, 42, 44, 40 करें पहले, जल्दी से कर ले भाई क्वेश्चन पहले खत्म। a माइनस बी इक्वल टू ए, एंगल बिटवीन a एंड b इज, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a के बराबर है और b के भी बराबर है, यानी a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है आपस में। तो एंगल बिटवीन a एंड b कितना होगा? a और b के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा कितना होगा? सिंपल है यार, सिंपल है। इसको कर लो a स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। अगर a और b का बीच एंगल थीटा है तो यहाँ पे a और माइनस b है, एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा इतना। ये किसके बराबर है? या तो a लिख लो या b लिख लो, दोनों बराबर ही आपस में। a लिख देता हूं मैं, इक्वल टू a के बराबर है। इसको सॉल्व कर लो, अब ये हो जाएगा a और b दोनों बराबर है तो मैं x मान लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू, रूट था यहाँ पे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा जाके a स्क्वायर, इसको सॉरी एक्स स्क्वायर कर लो। सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर यहां जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2x स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा, एंड इसे फिर ऐसे करोगे तो माइनस हाफ आ जाएगा ये, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। और cos माइनस हाफ कब होता है? cos माइनस हाफ कब होता है? आई थिंक इस पे होता है 120 पे, आई थिंक cos 120 पे होता है माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 60। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? थीटा कंपेयर कर लोगे थीटा 60 आ जाएगा, जैसे 120 मान लो, वहां से सॉल्व कर लो, थीटा विल बी 60 डिग्री। आई होप क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें सब बराबर थे आपस में, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, क्लास में कर चुके हैं हम। यहाँ पे 180 माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा नहीं होगा, और उसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट cos दिस मच इक्वल टू 120 और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो दैट इज द आंसर। ठीक है, आगे मूव करना फटाफट से 42 44 था, 42 44 ना,
हाँ 42 44 42 आ जाओ जी 42 पे आ जाओ। 42 कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं खाली जगह पे 42। चलो जी, टू वेक्टर ए एंड बी लाइज इन अ प्लेन, अनदर वेक्टर सी आउटसाइड द प्लेन। ए एंड बी लाइज इन द प्लेन और सी जो है आउटसाइड द प्लेन। तो ए बी सी का सम क्या हो सकता है? ए बी सी का सम, ए और बी एक प्लेन पे हैं, मान लो ए और बी यहां पे हैं, और सी जो है वो आउटसाइड द प्लेन, ऐसे मान लो कुछ है ना, ऐसे कुछ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो सकते हैं? कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, या लाइज इन अ प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के प्लेन में लाई करेंगे। ये जो होगा ये वैल्यू ए और बी के प्लेन में होगी क्या, और लाइज इन अ प्लेन ऑफ सी, क्या सी के प्लेन में होगी। इन तीनों का सम। तो भैया इन तीनों का सम क्या होगा? इन तीनों का यार देखो, ये दो वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करोगे तो बीच में कहीं आ जाएगा, यहां कहीं रिजल्टेंट, और इन दोनों को जब ऐड करोगे नीचे वालों को, और जब तीसरे वाले से ऐड करोगे, अब इसका प्लेन क्या बन गया, आर यहां कहीं है और सी यहां कहीं है, तो एक नया प्लेन बन गया। तो ऐसा इनका रिजल्टेंट इस प्लेन में आ जाएगा कहीं, नया रिजल्टेंट। तो किसके प्लेन में आ जाएगा? वो आर वेक्टर, ये आर वेक्टर था आपका जो पहले आया था, और ये सी वेक्टर था, तो इनके प्लेन में आ जाएगा ये आर डैश वेक्टर आपका। तो आर डैश वेक्टर जो आ रहा है वो इनके प्लेन में आएगा, ठीक है। तो इसके प्लेन में तो नहीं आएगा, ये तो गलत है। ए बी के प्लेन में तो आ ही नहीं सकता, सी के प्लेन में नहीं आ सकता। सी के प्लेन में, सी का कोई प्लेन, अच्छा सी के प्लेन में, इसको चेक करना पड़ेगा। सी के प्लेन में, इन अ प्लेन ऑफ सी, सी का लेकिन प्लेन क्या होगा? सी का प्लेन तो किसी के साथ बनाओगे ना, एक वेक्टर का प्लेन तो नहीं हो सकता, प्लेन तो दो वेक्टरों का होता है कम से कम। तो चलो इसको देख लेंगे अभी, बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन क्या हमारे पास? इनका सम कैन बी जीरो, क्या तीनों का सम जीरो हो सकता है? आपको क्या लगता है, जीरो हो सकता है सम या नहीं हो सकता? दो ऑप्शन है क्या, सम कैन बी जीरो और सम कैन नॉट बी जीरो, क्या हो सकता है? लिखो। और हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। ए बी और सी को जब ऐड करेंगे तो इनका सम जीरो हो सकता है या नहीं, और अगर हां तो क्यों, और नहीं तो क्यों। फटाफट से लिखो, फिर आगे मूव करें लास्ट क्वेश्चन पे। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, फिर रीजन भी लिखो, जो लिख रहे नहीं हो सकता। फटाफट लिखो बेटा, आगे मूव कर रहे हैं फिर फटाफट से, फटाफट से फिर आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। कैन नॉट बी जीरो, अच्छा रीजन भी लिख रहे बच्चे, रीजन क्या होगा? अगर ये जीरो होगा मान लो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि सी वेक्टर जो है वो माइनस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के सम के बराबर है, ऐसा कुछ है, यही आएगा ना इससे। इसमें अगर सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। इसका मतलब अगर ये जीरो हो गया, उसका मतलब ये हो गया, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये है। फिर इसका मतलब क्या है कि सी वेक्टर जो है दो वेक्टर का सम है, माइनस ए और माइनस बी का। और आपको पता है कि अगर ए और बी यहां पे हैं तो माइनस ए और माइनस बी कहां होंगे, वो उससे उल्टे हो जाएंगे। माइनस ए यहां पे हो जाएगा और बी यहां पे हो जाएगा। इन दोनों का जो सम आएगा माइनस ए और माइनस बी का, वो इसी प्लेन में आएगा, इसी प्लेन में आएगा। लेकिन सी कहां है? सी तो यह है, ये माइनस मान लो बी हो गया, ये माइनस ए हो गया, इन दोनों का सम क्या आ गया, ये आ गया, तो ये यहां पे आएगा। लेकिन सी तो यहां पे है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सी हमारा जो है माइनस ए माइनस बी हो जाए। पॉसिबल है ये?
हाँ, क्योंकि सी वेक्टर आउटसाइड द प्लेन है ना, तो इनका तीनों का सम जीरो नहीं हो सकता, इन तीनों का सम जीरो नहीं हो सकता, ये हम पहले भी देख चुके हैं। क्योंकि अगर सम जीरो होगा उसका मतलब ये है कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर को कैंसिल कर रहा है, वो माइनस ए माइनस बी के बराबर है। वो माइनस ए प्लस माइनस बी का सम क्या होगा, वो आर वेक्टर होगा, वो सेम प्लेन में ही आएगा। जैसे आपका ये ए वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर था पहले और ये ए वेक्टर था, ये एक्स वाई प्लेन में थे, तो ये भी एक्स वाई प्लेन में आ रहा है सारा, ये सारा एक ही तो प्लेन है सारा, ये सारा प्लेन एक प्लेन है, और सी इस प्लेन से बाहर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप ए और बी को जोड़ के और उसे नलीफाई कर पाओ सी से, है ना। आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, एक्चुअली कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसका मतलब ट्राइंगल बनाना पड़ेगा कि आप यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो ट्राइंगल ऐसे बन नहीं सकता। ट्राइंगल के तीनों साइड एक प्लेन में होनी चाहिए। आप ऐसा समझ लो कि आपको अगर मान जीरो करना होता तो क्या करते आप, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो ए और बी तो चलो एक प्लेन में है, तो ए और बी का तो काम चल गया। जब सी को नलीफाई करने की कोशिश करोगे उस प्लेन में आने के लिए कैसे लाओगे, प्लेन में आएगा ही नहीं, वो सी तो प्लेन से बाहर है, तो आपका ट्राइंगल कभी कंप्लीट नहीं होगा, और ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होगा तो आंसर विल बी जीरो, आंसर विल बी जीरो। तो ये सबको क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? जीरो होने के लिए तीनों को एक प्लेन में होना जरूरी है। तीन वेक्टर अगर हैं उनका सम जीरो होने के लिए, और वो नॉन जीरो वेक्टर हैं अगर, तो उनका सम जीरो होने के लिए तीनों को एक प्लेन में होना जरूरी है। अगर एक प्लेन में होंगे तो सम जीरो हो सकता है, मैं ये कह रहा होगा, हो सकता है अगर वो ट्राइंगल कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर एक प्लेन में नहीं है तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, है ना। ट्राइंगल तो कंप्लीट करेंगे नहीं, तो अगर एक प्लेन में नहीं है तो सम जीरो नहीं होगा। कम से कम 4 वेक्टर आपको चाहिए, फिर तब जाके जीरो होगा। तो सबको क्लियर हो गया है? हरीश, अंशिका, शिवानी, तानिया यस लिख रहे हैं, बाकी बच्चे भी लिख दो एक बार, मुझे पता चले क्लास में कौन कौन है आज। क्लास में सब लोग हैं या कोई सो तो नहीं रहा? सब लोग उठे हुए हो, सो रहे हो? कहना दिवाली के पटाखे ज्यादा छोड़ दिए रात को, आप सो रहे हैं। जब डिस्कशन खत्म हो जाएगा, क्लास शुरू हो गई, देख लेंगे। क्लियर है? शिवानी, दीपांशु, श्रवण जगह हैं, फहीम क्लियर है? नहीं सर जी नहीं सो रहे, हिमांशु बोल रहे हैं, गुंजन ओके, अनिकेत, हिमांशु हाँ यार देखो तुम मुझे दिख नहीं रहे ना, तो क्लास में दिखता है बच्चों पता चल जाता है। क्लास में तो बच्चे की आंखें ऐसी रहती है ना, सोता रहता है तो आंखें बंद सी रहती हैं। एक बच्चा क्लास में सो रहा था फ्रंट डेस्क पे, तो पता चल रहा है टीचर को भी सो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा कौन सो रहा है कौन जग रहा है। तो थोड़ा रिप्लाई करते रहोगे तो मुझे लग रहा है सब लोग जगे हुए हैं, और रिप्लाई नहीं करोगे। रात को सो लिए थे? ओके ओके, ध्यान दे रहे हो? हाँ ओके गुड गुड। हाँ तो देखो यार क्लास अगर कर रहे हैं तो फिर ध्यान से करो, मन नहीं कर रहा तो सो जाओ, क्लास करो बंद। इसका मन नहीं करता जो क्लास में, लेकिन मैं कहता फिजिक्स जब भी पढ़ोगे तो एंजॉय करो, है ना। बिना एंजॉय के ना तो मैं पढ़ पाऊंगा कंसंट्रेशन के साथ, और ना आप पढ़ पाओगे। जब भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम लोग एंजॉय करें, चीजों को हर एंगल से सोचें। इसीलिए फिजिक्स का पीरियड हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा ज्यादा हो और थोड़ा जल्दी हो, तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है सुबह थोड़ा, है ना। शाम को थोड़ा टायर्ड हो जाता है। 44 कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। ओके बेटा थैंक यू। 44 ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर। दो बातें बोल रहे हैं, नॉन कोलिनियर हैं और यूनिट हैं, ए और बी, यानी एक लाइन पे नहीं है, एक लाइन पे नहीं है और यूनिट है। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, यानी दोनों का ही। और क्या देखा है, ए प्लस बी जो है √3 है इसका मैग्नीट्यूड। बस अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई ये क्या होगा, a माइनस A2 डॉट 2a प्लस A2। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में आई थिंक नहीं किया था, इसलिए मैंने डाल दिया था। आई थिंक हमने नहीं किया था ऐसा क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर कैसा किया था हमने, तो कर लेते हैं अब कर लेते हैं, सब लोग ध्यान से देख लो। तो पहले हम a की a से मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो हो जाएगा 2a डॉट a,
फिर इसकी इससे कर देंगे तो हो जाएगा प्लस ए डॉट बी, मैंने ए डॉट ए वन डॉट ए टू हो जाएगा इनफैक्ट। फिर हम करेंगे माइनस ए टू की, माइनस ए टू की इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू ए वन ए टू, ठीक है, डॉट है बीच में, और माइनस ए टू का स्क्वायर, या ए टू डॉट ए टू लिख लो, ठीक है। तो यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं थी, यहां तक तो सब ठीक था। अब इसमें हमें समझना यह है कि इसमें ए वन डॉट ए टू क्या, ए वन डॉट ए टू क्या, ए वन क्या होगा, है ना। मान लो अगर हमारा ए डॉट ए होता है तो क्या होता है, ए डॉट ए अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए का मैग्नीट्यूड ए इंटू बी, बी भी ए हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये होता है हमारा ए डॉट बी, जब मैं करता हूं तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, ए और ए के बीच में करूंगा तो ए का मैग्नीट्यूड ए, इसका भी ए, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, सेम वेक्टर है दोनों, तो कॉस 0 1 होता है हमारा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी मैं ए डॉट ए को लिख सकता हूं ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यह है, मैं ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकता हूं, क्योंकि बी डॉट ए भी यही आएगा, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक। स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि ए डॉट बी ले रहे हो या बी डॉट ए ले रहे हो। अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट होता तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फर्क होता, ए क्रॉस बी अलग होता, बी क्रॉस ए अलग होता, डायरेक्शन अपोजिट रहती। लेकिन यहां पे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे सेम होगा। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है, एक तो ए डॉट ए जब आएगा तो सिर्फ ए स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए डॉट बी जो है बी डॉट ए के बराबर होता है। तो यहां पे देखो ये ए डॉट ए आया यहाँ पे, तो इसे लिख सकता हूं 2a1 स्क्वायर। यहां पे ये a1 a2 है, यहां पे ये a1 a2 है, मान लो a2 a1 होता तब भी बात हो जाती, तो मैं a1 a2 लिख सकता था, अभी मैंने आप देखा। तो ये दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं, यानी तो ये हो जाएगा प्लस a1 डॉट a2। तो मैं a1 a2 cos थीटा लिख देता हूं, इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है, और माइनस a2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बना कुल मिला के, ये इसकी मुझे वैल्यू चाहिए पूरे की। अब जो है मुझे पता है यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस a1 a2 cos थीटा और माइनस 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो आपका आ गया 1 प्लस a1 a2 का मैग्नीट्यूड भी 1 1 है, तो मैं 1 1 लिख सकता हूं इसे, केवल cos थीटा बचेगा आपका, तो आ गया फाइनली 1 प्लस cos थीटा। दिस इज माय फाइनल आंसर। लेकिन अभी मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आंसर जो मुझे दिए हुए हैं 1 1/2 3/2 ऐसे दिए हुए हैं, तो cos थीटा की वैल्यू कहां से निकालूंगा, यहां से निकाल लेता हूं मैं cos थीटा की वैल्यू। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड √3 है, तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू, इसका रूट होगा एक्चुअली, दोनों तरफ से रूट कट जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, दोनों तरफ से रूट कट जाएंगे, क्योंकि रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएगा, वहां भी रूट था, दोनों कट जाएंगे, ये हो गया। अब आपको पता है a का मैग्नीट्यूड भी 1, b का भी 1, तो यहां 1 1 1 1, तो हो गया 2 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करोगे तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1, 3 में से 2 गया, ये 2 यहां चला जाएगा, 1 cos थीटा इक्वल टू हाफ। अभी cos थीटा है बेटा, है ना, कई बच्चे यहां पे आंसर मार देंगे सीधा, क्योंकि हाफ भी ऑप्शन में दिया हुआ है बी। cos थीटा है, अभी आपको निकालना क्या था, इनका प्रोडक्ट a1 डॉट ये निकालना था आपको, तो ये आप निकाल के यहां तक आ चुके थे, तो cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 प्लस हाफ 3/2, आंसर नंबर सी। सी इज आंसर। अच्छा बी दे रखा है मैंने आंसर, आई थिंक आंसर शुड बी सी। मेरा तो सी आ रहा है, देखो एक बार कोई गलती नहीं करी हमने कहीं पे, कहीं पे कोई गलती तो नहीं करी, हाँ यहाँ पे गलती करी है, यहाँ पे जो है प्लस था और ये माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, क्योंकि 2 का माइनस था और 1 का प्लस था, तो कुल मिला के माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस हाफ आएगा, तो आंसर विल बी हाफ, करेक्ट। आई थिंक नाउ माइनस में गलती है, अच्छा बच्चे लिख भी रहे थे, ओके। मैं एक्चुअली विंडो चेंज करके ना उस पर टेस्ट की विंडो पे था, तो मैं देख नहीं रहा कमेंट, तो मैंने सही कर लिया हालांकि। तो दिस इज द, अच्छा तो ठीक है गुंजन,
कह रही है A1 A2 cos थीटा कैसे आया? ये तो बेटा फॉर्मूला है ना हमारा, A डॉट बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यही तो होता है AB cos थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ा था जब स्केलर प्रोडक्ट, ये तो पढ़ा था। गुंजन क्लियर है ये? फरीन कह रही है कि सर A1 A2 cos थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ? इक्वल टू 1 कहां किया मैंने? अच्छा यहां पे बेटा, एक कह रहा है यूनिट वेक्टर है दोनों, ये यूनिट वेक्टर हैं, तो A1 A2 जहां पे आया वहां पे मैंने इसको 1 और 1 पुट कर दिया, A1 स्क्वायर आ गया ना, A1 की जगह मैंने A1 का मैग्नीट्यूड पुट कर दिया, 1 होता है, 2 हो गया ये। ऐसे यहाँ पे क्या था, A1 A2 cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड था ये, तो ये भी 1 हो जाएंगे दोनों, 1 इंटू 1, तो ये भी 1 आ जाएगा। और यहाँ पे A2 का स्क्वायर था, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये भी दोनों 1 हो गए, और ये 2, ये भी 1 हो गया, 2 हो गया, ये ऐसे आया है। A प्लस बी का मॉडुलस इज √2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन, यहां तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ था बेटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्लियर हो गया अब? हरीश मैंने ठीक कर लिया है, थैंक यू। अंशिका थैंक यू। हर्षिता पूछ रही है कि A1 A2 डॉट माइनस A2 A1 cos थीटा कैसे हुआ? आई थिंक आप क्लियर हो गया सबको? आप क्लियर है? जिनको डाउट था ये हर्षिता एंड गुंजन, क्लियर हो गया आप लोगों को दोनों को? तो हम फटाफट से थ्योरी में मूव करें फिर, अगर ये क्लियर है तो फटाफट से यस लिख दो, एंड वी आर मूविंग टू द थ्योरी अगेन। तो ये आपका टेस्ट का डिस्कशन हुआ, यहां तक हमारा टेस्ट डिस्कस हुआ, सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, और अब आपके एक्चुअली जो टेस्ट होते जा रहे होंगे, आपके टॉपिक बहुत सॉलिड हो रहे होंगे अब। जैसे आपने पहले पढ़ा मैथमेटिकल टूल है ना, वेक्टर, और फिर ये चीजें अब डायमेंशन यूनिट, अभी ये पढ़ रहे हो तो खैर चीजें, तो जो जो आपके डीपीपी हो जाएंगे और टेस्ट हो जाएंगे, बहुत सॉलिड हो जाएगा आपको, तो फाइनली आपको रिवीजन करने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। मैंने शुरू में आपको बोला था कि बच्चे क्या डरते हैं, बाद में कहते हैं सर कोर्स जल्दी करा दो रिवीजन करेंगे। हम कोर्स ऐसे कराते हैं आपको कि आपको रिवीजन की जरूरत ही बहुत कम पड़ेगी। जैसे आप देख रहे हो फॉर्मूले बहुत कम यूज कर रहा हूं, तो आपको सब कुछ वहां पे तुरंत याद आ जाएगा, आप करोगे ना, तो देखिए इतने क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको सब चीजें याद हो जाएंगी वहां पे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी आपको, ठीक है? तो रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा आपका। तो जो भी चीज आपकी होती जा रही है वो हम सॉलिड करते जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने कमजोर कर लिया फिर आप रिवीजन कर रहे हो 12 बार, 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन, और तब भी आपकी फिजिक्स हो नहीं पा रही, तो उससे फायदा नहीं होगा। अभी से सॉलिड कर लो सब, अभी से सॉलिड कर लो। सबको क्लियर है? सब लोग यस लिख रहे हैं, इट्स गुड। एंड ये चीजें ध्यान रखिएगा। फरीन क्या बोलिए? 45 आंसर ठीक है, आंसर ठीक है, आई डोंट नो। बाकी बच्चे लिख दो एक बार, शायद आपसे पूछ रही हैं 45 ठीक है क्या? बाकी बच्चे लिख दो एक बार आंसर, 45 क्वेश्चन का आंसर ठीक है क्या? क्वेश्चन था 45, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना था। गलत है? अच्छा, अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि -2j होगा, शायद किसी बुक में चेक कर लिया होगा आपने, माइट भी हो सकता है, ठीक है? तो गलत बता रहे हैं, आंसर रॉन्ग है, मे भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको तरीका तो पता है उसका, है ना? मैट्रिक्स बना के, सॉरी डिटरमिनेंट बना के आई जे के में सॉल्व कर लेंगे उसे, ठीक है? तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जा रहा, आई एम सिंपली मूविंग टू द, आगे की चीजों पे मूव करते हैं। अच्छा, स्क्रीन चेंज नहीं हुई अभी? स्क्रीन चेंज नहीं हुई है, स्क्रीन चेंज कर लेते हैं। आंसर गलत है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर गलत भी है तो
कोई बात नहीं। I think now we have changed the screen. So we have come to the again. We have come to the again. Right question answer. I don't know what is the right answer. फरीन पूछे राइट आंसर बता दो। कोई बात नहीं बेटा, आंसर मेथड सही होना चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे आते रहेंगे, क्वेश्चन तो बहुत सारे आते रहेंगे आपके सामने। मेथड शुड बी करेक्ट। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, कई बार गलत भी आ जाएगा, कई बार गलत भी आ जाएगा। हरीश कह रहे हैं कि उसमें -2 कर लो तो आंसर आ जाएगा, है ना। वेक्टर बी में +2j की जगह -2j कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो एक बार चेक करेंगे दोबारा मल्टीप्लाई करके माइनस करके, है ना। देखो क्या आंसर आता है या नहीं आता, तो एक बार देख लेना। ठीक है, अब सब लोग यहां पे कंसंट्रेट करो, है ना। यहां पे कंसंट्रेट करो। हमारे पास जो है ज्यादा टाइम नहीं है, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट के करीब बाकी हैं। फटाफट से थोड़ा सा ये देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। यहां पे सब लोग कंसंट्रेट करो। अब टेस्ट आपका हो गया और हम लोग अब ये लगभग इस चैप्टर के फिनिश करने पे हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। तो आपका फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा। तो जो मेन अब फिजिक्स है, काइनेमेटिक्स से आपकी अब स्टार्ट होगी जो मेन फिजिक्स है। ठीक है, अब तक तो हम उसके टूल देख रहे हैं सारे, क्या क्या टूल है, वेक्टर कैसे करना है ना, ये सब टूल देख रहे हैं। तुम डायमेंशन कैसे यूज करनी है। अब हम आ रहे हैं मेन फिजिक्स पे। तो उससे पहले हम ये फिनिश कर लेते हैं। देखो जरा क्या क्या हमने किया था। पिछली बार 2 क्लास हो गई थी ना, तो हमने ये थोड़ा कर लिया था, एब्सोल्यूट एरर कर लिए थे, मीन एब्सोल्यूट एरर ये हम पढ़ चुके थे, रिलेटिव एरर। अच्छा ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था, अभी करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नहीं था ना पिछली बार स्लाइड में। फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे, क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे हमने, और इसके रूल पढ़े थे, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट कैसे कैसे निकालते हैं, सब पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था। और एरर इन द सम कितना होता है वो पढ़ा था। एरर इन द डिफरेंस भी सेम होता है आपका, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता है। यहां पे भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी था, सम में भी ये हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। क्वेश्चन अभी करेंगे प्रोडक्ट में आपका जो है हम रिलेटिव एरर को ऐड कर देते हैं, डेल्टा ए बाय डेल्टा ए और डेल्टा बी बाय डेल्टा बी को, तो हमारा डेल्टा एक्स बाय एक्स आता है। सेम चीज हम करते हैं क्वोशिएंट में, ये हम पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम एरर आपका यहां से आता है। पावर के केस में क्या करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिलेटिव एरर को ऐड कर देते हैं। आई थिंक यहां तक हम कर चुके थे, यहां तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन हमने नहीं किए थे, क्वेश्चन अब कर रहे हैं सारे। ठीक है, और ये फिर सिग्निफिकेंट फिगर दोबारा आ गया, अब उसको देख लेंगे एक बार। ये हम कर चुके थे ऑलरेडी लास्ट टाइम। राउंडिंग ऑफ भी कर चुके थे, राउंडिंग ऑफ। एक बार क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से इनके, ठीक है, ताकि आपका फटाफट से रिवाइज हो जाए जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। एरर हम कर चुके थे। एब्सोल्यूट एरर जो होता है, एक्चुअल क्वांटिटी से डिफरेंस होता है, उसे एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मीन एब्सोल्यूट, उसका मीन ले लोगे तो मीन। और रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा ए बाय ए। डेल्टा ए बाय ए जो होता है वो हमारा मीन एरर होता है। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, बताओ, पढ़ो क्वेश्चन। ए सी ए 100 बार अगर आप मेजरमेंट लोगे, एक डायमीटर नापने का हमने 100 बार लिया मेजरमेंट और फिर उसका एवरेज निकाला, तो और एक बार आपने 10 बार लिया,
उसका एवरेज निकाला। तो कह रहा है कि 100 वाला जो होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा। क्यों होगा? 10 के मुकाबले 100 वाला, 100 बार आप अगर रीडिंग लोगे ज्यादा एक्यूरेट क्यों होगा? रैंडम एरर एलिमिनेट हो जाएंगे, जीरो एरर लगाने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट एरर एलिमिनेट हो जाएगा, और ये कोर्स एरर नॉट लाइकली टू कमिटेड। अच्छा, रफ जो एक एरर होते हैं वो नॉट लाइकली टू कमिटेड। बताओ क्या इसमें बेस्ट लग रहा है? कोर्स तो मुझे नहीं लगा ढंग से क्या कौन से एरर की बात कर रही है, लेकिन बाकी ऑप्शन देखिए क्लियर हो रहा है। मैं रैंडम एरर एलिमिनेट हो जाएंगे। रैंडम एरर समझते हो ना, कभी आपने ज्यादा रीड कर लिया, कुछ कभी कम कर लिया, वो रैंडम है। जीरो एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट में होता है, इंस्ट्रूमेंट का जीरो अगर सही जगह पे ना हो तो उसमें कुछ वैल्यू फालतू आ जाती है, या तो फालतू आती है कम आती है हमेशा, उसे जीरो एरर बोलते हैं। कांस्टेंट एरर भी लगभग ऐसे होते हैं जो हमेशा सेम आते हैं। कौन से एरर एलिमिनेट हो जाएंगे अगर मैं रीडिंग 100 बार लूं 10 बार लेने की बजाय? करेक्ट, ज्यादातर बच्चे सही लिख रहे हैं, ज्यादातर बच्चे सही लिख रहे हैं इसमें। रैंडम एरर विल बी एलिमिनेटेड। जो रैंडम एरर आपके होते हैं, पिछली बार में पढ़ा था रैंडम एरर, कभी आपने ज्यादा रीड कर लिया कुछ चीज, कभी कम कर ली, तो जब 100 बार आप करोगे और उनका एवरेज लोगे तो ज्यादा कम जो है आपस में कंपनसेट होते जाएंगे। तो कंपनसेट होते तो नेट कितना आ जाएगा उसका नेट जीरो आ जाएगा, तो एरर विल बी जीरो लगभग, मैंने कम हो जाएंगे काफी एरर आपके। तो रैंडम एरर विल बी एलिमिनेटेड। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि रीडिंग हम ज्यादा से ज्यादा लें। ठीक है, आप कोई भी करते हो कुछ भी, तो आप रीडिंग ट्राई करते हो 3 बार 4 बार 5 बार लेने की, उसका फिर आप एवरेज लेते हो, है ना। आपने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ऑप्टिक्स के किए होंगे, और भी किए होंगे, तो वहां पे ट्राई करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मेजरमेंट ले लें ताकि हम अपने रैंडम एरर को खत्म कर पाए। तो आंसर शुड बी ए। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, इट इज क्लियर टू ऑल, ए आंसर है इसका। तो अगला देखो, अगर ये क्लियर है तो इसका आंसर तो ए आ गया। अगला देखो, क्लियर है। अगला देखो, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, और टाइम पीरियड मैंने लिया 10 वाइब्रेशन का। अगर मैं 100 वाइब्रेशन का लूं तो एरर कितना टाइम कम हो जाएगा? कितना टाइम कम हो जाता है? जितना ज्यादा आप रीडिंग लोगे उतना एरर कम होता जाएगा। ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जो रैंडम एरर है उतने कम होते जाएंगे। तो आपके जो सारे एरर हैं वो कितने कम हो जाएंगे अगर मैं उसको रीडिंग को 10 की जगह 100 बार लूं, यानी 10 गुना ज्यादा लूं, एरर कितने फैक्टर से कम हो जाएगा? अगर मैं 10 की जगह पे 100 लूं तो कितना कम हो जाएगा? 10 की जगह 100 किया मैंने। कौन लिख रहा है? ये प्रशांत। 10 की जगह 100 है ना, ऐसे नहीं बोला उसने कि मैं पहले 1 ले रहा था अब मैं 100 ले रहा हूं। उसने कहा पहले मैं 10 की ले रहा था रीडिंग, अब मैं 100 की ले रहा हूं। तो थोड़ा सा सोचो उसे, हाँ थोड़ा सा सोचो। पहले मैं 10 रीडिंग ले रहा था, अब मैं 100 ले रहा हूं, तो कितना टाइम्स कम हो जाएगा? हाँ प्रशांत, जितना रीडिंग आप बढ़ाते जाओगे उतने गुना कम हो जाएगा, तो 10 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, जितना आप रीडिंग बढ़ाते जाओगे उतना गुना कम हो जाएगा। अगर आप एक ही रीडिंग लेते होते और अब आप 100 ले लेते तो फिर आपका आंसर सी आता, लेकिन पहले आप 10 ऑलरेडी ले रहे थे। आंसर शुड बी ए। ठीक है, ए आंसर है हमारा। ठीक है, ये हम लास्ट टाइम देख चुके थे सब कुछ। सिग्निफिकेंट फिगर सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन जीरो के बीच में जीरो जो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो आपके जीरो यहां पे आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। अगर आपका डिजिट 1 से कम है और जीरो इस साइड आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये वाले जीरो। दोबारा आ गया? अच्छा, तो ये जीरो नहीं होते, इधर वाले होते हैं अगर डिजिट आपका 1 से कम है। लास्ट टाइम देख चुके हैं हम ये। ठीक है, और ये है लेफ्ट ऑफ द डेसिमल प्लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट। ये वाला तो होता ही नहीं अगर 1 से कम है तो। ठीक है, विदाउट अ डेसिमल प्लेस में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, ट्रेलिंग फिगर। ठीक है,
इसमें काफी ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिए हुए किताबों में, तो ज्यादा क्वेश्चन में मत जाना, इसके ज्यादा क्वेश्चन पे आप जाओगे ना बड़ा कंफ्यूजिंग सा दिया हुआ है। कुछ और एक दो ऐसी चीजें दी हुई हैं, लेकिन कभी नीट में ऐसा फंसता नहीं है और ना कभी ऐसा कंफ्यूजन कहीं भी नहीं आता। मेन मेन जो आपके रूल है उसी पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ और रूल भी लोगों ने बना रखे हैं, रिक्वायर्ड नहीं है वो, उस पर मत जाना। 7वां रूल क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर बिल्कुल सेम, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले लो। एरर इन सम हम पढ़ चुके थे, सम करोगे तो दोनों का एरर ऐड हो जाएगा। ये दोनों थे ना क्वांटिटी ए और बी, इनमें एरर क्या था, डेल्टा ए और डेल्टा बी। तो जो डेल्टा एक्स आएगा दोनों का सम में जो एरर आएगा, एक्स में जो एरर आएगा डेल्टा एक्स, वो क्या होगा, दोनों के एरर के सम के बराबर। ऐसे जब माइनस करोगे तो भी बराबर। ये क्वेश्चन देखो फिर, इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी। एरर ऐड होता है, चाहे माइनस कर रहे हो आप चाहे प्लस कर रहे हो। वो कह रहा है कि रॉड ए से बी कितनी बड़ी है, तो आप माइनस करोगे ऑब्वियसली, बी इज लॉन्गर बाय ए, बी से ए को माइनस करोगे, लेकिन सम क्या होगा, हमेशा ऐड होता है। सॉरी, एरर क्या होता है, हमेशा ऐड होता है ना। बी आपकी जो है वो 4.19 प्लस माइनस, ए जो है वो 3.25 है। अब वो कह रहा है कि बी ए से कितनी बड़ी है, तो आपको बी माइनस ए निकालना था। तो बी माइनस ए जब निकालोगे सिंपली क्या करना है, इनको एरर को भूल जाओ अभी केवल ये देखो, तो इसका क्या हो जाएगा, 4.19 माइनस 3.25 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 75 और 85 और 94, 0.94 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया सेम, इसको माइनस करके। अब ये एरर है, एरर को कैसे करोगे, एरर आपका हमेशा ऐड होता है, तो जब आप एरर लिखोगे तो ऐड कर दोगे। तो प्लस 01 था, यहाँ प्लस 01 था, तो प्लस 02। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, केवल दोनों को माइनस करना है, जो मेन क्वांटिटी है ना, मेन वाली, एरर को कुछ नहीं करना। पहले मेन वाले को जो भी पूछता है, अगर प्लस पूछता है तो प्लस करना है, और अगर माइनस पूछता है तो माइनस करना है। तो मेन क्वांटिटी को सॉल्व करना है पहले, उसके बाद एरर को देखना है क्या करना है। ऐसी गुणा भाग में भी सेम करेंगे ऐसी, ठीक है। तो पहले सेम जो मेन क्वांटिटी है उसको सॉल्व करना है, बाकी को नहीं करना। ठीक है, तो सी आंसर आया था हमारा 0.94 प्लस माइनस 2 सी। अच्छा, अब प्रोडक्ट में क्या होता है, रिलेटिव एरर को करते हैं ऐड। जब एरर निकालेंगे डेल्टा एक्स, तो रिलेटिव एरर को ऐड करेंगे, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो यहां से आपका डेल्टा एक्स जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पे, और ये हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, और ये प्लस माइनस आ जाएगा। तो जब यहां पे एरर निकालोगे ना, देखो मेन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आप लोग सेम क्वेश्चन आता है, उसमें होता है मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, ए एंड बी। तो मेन को मल्टीप्लाई कर लो पहले, मेन को मल्टीप्लाई कर लो पहले, और फिर उसका एरर जो है डेल्टा एक्स वो ऐसे निकाल लो, उसमें ऐड कर दो, फिर डेल्टा एक्स ऐसे निकाल लो, और फिर जैसे हमने यहां पे ऐड किया ना फाइनली एरर प्लस माइनस जो लिखा था आपने, तो प्लस माइनस यहां से निकाल लेंगे, अभी डेल्टा एक्स जो भी वैल्यू होगी यहां से निकाल के प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, ऐसी डिवीजन के केस में डिवीजन होगा तब भी ऐसी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन होगा इसके बाद। अच्छा, मल्टीप्लाई ये पावर की केस में भी ऐसी होगा, यहां पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी। ये पावर वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं, चलो पावर यहां पे आगे आ जाएगी। ठीक है, पावर का ध्यान रखना, पावर अगर ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, तो जो एरर होगा डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस माइनस एन टाइम्स, ए की पावर एन थी तो डेल्टा ए बाय ए, और बी की पावर एम थी तो डेल्टा बी बाय बी। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या आंसर आएगा।
परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड और दिस, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा। कितना परसेंट एरर होगा, है ना, परसेंट में पूछा एरर। क्या आ रहा है, 11%। अच्छा, 4 दूनी 8 और 3 11। ये फॉर्मूला होता है, एरर जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के ई बाई के ई, है ना, फ्रैक्शन एरर इन के ई इक्वल टू 1/2 में तो कुछ नहीं होगा, 1/2 तो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, एरर होगा डेल्टा एम बाय एम, ये इसमें एरर हो गया, प्लस अब v की पावर 2 है तो 2 टाइम डेल्टा v बाय v, दिस इज द एरर, प्लस माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब ये परसेंटेज में दिया हुआ था, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो यहां 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी 100 से कर लो, तो ये परसेंटेज में आ गया अब सब कुछ। अब जो आंसर आएगा आपका वो परसेंटेज में आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना दिया है, परसेंटेज एरर इन मास, मास में दिया है 3% का एरर, तो ये हो गया 3%, प्लस माइनस 2 टाइम्स, सॉरी प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस माइनस तो बाहर था, 2 टाइम्स इंटू एरर इन वी में कितना है 4% का, तो कितना एरर आ गया, 3 जमा 8 प्लस माइनस बाहर, कितना आ गया 11%। आई थिंक ये क्लियर है सबको। ठीक है, ए आंसर आया इसका 11%। बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आगे भी कई जगह यूज करेंगे ये चीजें, ध्यान रखिएगा, कई जगह की जरूरत पड़ेगी आपको चैप्टर में। ए आंसर है। अगला देखो, फटाफट से देखो, डी। इस बार ए की पावर 2 है, बी की 3 है, सी की 1 है, डी की हाफ मान लो, तो जो एरर आ जाएगा वो 2 टाइम्स एरर इन ए प्लस 3 टाइम्स इन बी प्लस 1 टाइम इन सी प्लस हाफ टाइम्स इन डी। तो 2 टाइम्स इन ए में कितना एरर है 1%, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू बी में कितना है 3%, सी में 2%, ए बी सी डी सी ऑर्डर में ना, ठीक है 2%, और डी में कितना है 2%। तो ये आ गया 2 जमा 9 जमा 2 जमा 1, 9 और 2 11, 12 13 और 1 14%। ये आपका एरर आ गया डेल्टा ए बाय ए। ठीक है, मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, तो मैंने केवल मैक्सिमम एरर निकाल लिया 14%। आई होप सबको क्लियर है ये, आई होप सबको क्लियर था वो। किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो लिख दो ना बी, क्लियर नहीं हो रहा तो भी लिख देना। अगला क्वेश्चन देखो, चार, अच्छा, डेंसिटी में एरर पूछा, डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम।
और आपको दिया हुआ है लेंथ और रेडियस। वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर एल हो गया वॉल्यूम। तो आपका डेंसिटी बन गया ये एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एल। डेल्टा रो बाय रो जो बनेगा बनना चाहिए डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 टाइम डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, तो आपको मास में पता है 0.03 है, सॉरी 0.003 है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 0.003 बाय 0.3 इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया मास का। कितना आ जाएगा ये 0.3/3 यानी 1% आ जाएगा ये, है ना। ये तो मास के केस में आ गया। ऐसे जब आर के केस में निकालोगे, आर में कितना दिया है रेडियस आपका, ये दिया हुआ है। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 1% आ जाएगा मेरे ख्याल से। ऐसे एल के केस में मल्टीप्लाई करोगे तो एल के केस में ये कितना परसेंट आ रहा है 0.066 और 0.06 इंटू 100, ये भी 6 आ जाएगा अपॉन में 6 यानी 1% आ गया। तीनों में 1% का एरर आ रहा है। एम में भी 1% है, आर में भी 1% है और एल में भी 1% है। अब इनको ऐड करना है बस। एम बाय एम करेंगे तो 1% प्लस ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और एक यहां से आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। 1 और 2 और 1 1 4। आई होप ये भी क्लियर है सबको। सबने लिख दिया आंसर, गुड। डी आंसर, डी आंसर। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम दोबारा आ गया देख चुके हैं ऑलरेडी। राउंडिंग ऑफ हम पढ़ चुके थे, ठीक है। राउंडिंग ऑफ को पता है 5 से ज्यादा है तो क्या करना है, 5 से कम है तो क्या करना है। अगर 5 है तो क्या करना है, पहले आगे वाले देखने हैं। अगर आगे वाले नॉन जीरो हैं तो बढ़ा देना है। आगे वाले अगर जीरो हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा इवन है या ऑड है। तो ये फॉर्मूला एक बार देख लेना इसका, इवन ऑड का चक्कर क्या है इसमें, है ना। ये राउंडिंग ऑफ का केस था आपका, इसके रूल है राउंडिंग ऑफ के, ठीक है। अच्छा देखो, ये तो अगली क्लास में करेंगे वर्नियर कैलिपर, और ये एक बार देख के आना सब लोग वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज जो है लास्ट में करेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे इसके। अब घर के लिए आपको जो करना है, फोटो ले लो फटाफट से। एक क्वेश्चन तो ये कर लेना, फोटो ले लो इसका। सेवन पॉइंट फाइव अगली क्लास में देख लेंगे। आई थिंक 5 वाला होगा वो, अगली क्लास में देख लेंगे। याद दिला देना मुझे। फोटो ले लिया, आगे मूव कर रहा हूं। जिसने नहीं लिया वो वीडियो देख के उसमें फोटो ले लेना, ठीक है। आगे मूव कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, और अगला क्वेश्चन ये है। तो ये सब करके आएंगे फिर हम फटाफट कर लेंगे कल। अगर सब लोग करके आएंगे तो कल मैं फटाफट करा पाऊंगा इसे, है ना। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन करके आने हैं और कल की क्लास में फिर हम लोग दोबारा मीट कर रहे हैं, राइट। तो ठीक है, कल मिलते हैं दोबारा और यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। और हम लोग इससे कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। टेस्ट में किसी की जो गलतियां रह गई हो, एक बार दोबारा में टेस्ट देख लेना, जो क्वेश्चन रह गया उसको दोबारा सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं और ऐसा पढ़ के आना सब लोग, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वगैरह पढ़ के आना ताकि समझ में आ जाए, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा हमें। बार बार पूछोगे फिर आप, सर ये क्या होता है, ये क्या होता है ना। एक बार थोड़ा सब लोग पढ़ के आना, ठीक है। फिर हम आगे मूव कर रहे हैं कल, राइट। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, थैंक यू। ओके, बाय।